शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जो भी बच्चे HNB GU जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराता है हर साल, उसकी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर देना चाहते हैं, तो आज का पेपर उन्हीं बच्चों के लिए है। आज जो हम पेपर करेंगे, ये वर्ष 2019 में जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया था HNB GU ने, उसका ये पेपर है। इस पेपर के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है या कैसे चल रही है, या किस प्रकार के क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में वो आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आया था पिछली बार, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई? तो देखिए, जो भारत में प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो हुई थी, ए 1947 में, बी 1964 में, सी 1968 में, या डी 1992 में। तो इसका सही आंसर है 1968 में। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वो नीति क्या थी? जो कोठारी आयोग है, उस कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। 1964 में। और कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सरकार को। उसी के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी 1968 में। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। ये पेपर जो है बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन द एजुकेशन वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया 1968। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हुमायूंनामा की लेखक हैं। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? ए है नूरजहां ने, बी है गुलबदन बेगम ने, सी है मुमताज ने, या डी है रजिया सुल्तान। तो आपको पता है कि जो हुमायूंनामा है, वो हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम कौन था? ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जा चुका है कि गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम कौन थी? जो बाबर है, तो ये बाबर की क्या थी? बहन थी ये। नहीं, बाबर की बेटी थी ये। ठीक है। तो गुलबदन बेगम क्या थी? बाबर की बेटी थी, यानी हुमायूं की क्या होगी? बहन होगी। अगला सवाल है कि भारत में प्रथम बार जनगणना औपचारिक रूप से कब प्रारंभ की गई थी? तो देखिए, आपको पता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ए 1872, बी 1875, सी 1890, या डी 1892। तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में स्टार्ट हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और जो नियमित जनगणना थी वो 1881 से प्रारंभ हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो भारत में प्रथम पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में। अगला सवाल देखिए। भारत में इस पर्यावरण अधिनियम को छाता विधान कहते हैं। छाता विधान का मतलब होता है अम्ब्रेला एक्ट। तो ऐसा कौन सा पर्यावरण अधिनियम था जिसे छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के नाम से जाना जाता है? ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बी संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम 1981, सी है वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल संरक्षण अधिनियम 1974। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को ही क्या कहा जाता है? अम्ब्रेला एक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है समानता, न्याय, भ्रातृत्व या समृद्धि, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी या प्रोस्पेरिटी। तो देखिए, समानता शब्द है, न्याय शब्द भी है, भ्रातृत्व भी है, लेकिन जो समृद्धि शब्द है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, गौरा देवी। तो इसका सही आंसर क्या है? आपको बताया सी है, गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और गौरा देवी कहाँ की रहने वाली थी? रैणी गांव, चमोली के रैणी गांव की रहने वाली थी गौरा देवी। और वहीं से इन्होंने क्या किया था? चिपको आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की गई थी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दिल्ली को, अहमदाबाद को, कानपुर को या लुधियाना को? तो भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है आपके अहमदाबाद को। मैनचेस्टर मतलब, मैनचेस्टर क्योंकि क्या है, ये कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है हमारा अहमदाबाद, इसलिए क्या है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो सबको पता है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? 1972 में, 1976 में, 1983 में, या 1986 में? तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वो 1972 में क्या हुआ था?
पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय वो का है आपके दिल्ली में, DELHI, दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। NGT का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो दिल्ली में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 2010 में NGT की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रायोगिक उपकरण नहीं है? वर्षा मापक, चार्ट, बैरोमीटर या वायु मापक? तो देखिए, वर्षा मापक से वर्षा नापी जाती है, कितने सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, कितने मिलीमीटर सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर वर्षा हो रही है। चार्ट से कुछ भी नहीं मापा जाता है। डी बैरोमीटर, सी है बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब। इसी से वायु मापक, तो जो वायु मापक होता है इसे एनीमोमीटर भी कहते हैं, एनीमोमीटर। और इस एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का वेग। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है और बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है। अगला सवाल है 111, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? धार्मिक शिक्षा से, धार्मिक स्वतंत्रता से, या धार्मिक शिक्षा के निषेध से, या धर्मांतरण से? तो आपको पता है कि आर्टिकल 25 क्या करता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि जो भी हमारे देश में रह रहा है उसे क्या है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन राज्य का कोई भी क्या नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन आर्टिकल 25 के तहत क्या है, उसे क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ पर है? कालसी में है, उत्तरकाशी में है, कोटद्वार में, चमोली में? तो सबको पता है कि उत्तराखंड उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ है? तो उत्तराखंड में जो अशोक के शिलालेख हैं वो कालसी में है, और कालसी कहाँ है? देहरादून में है। गुरुमुखी लिपि को औपचारिक रूप से नाम किसने दिया था? तो जो गुरुमुखी लिपि है उसको औपचारिक रूप से जो नाम दिया था वो गुरु अंगद देव ने दिया था। ठीक है, ये सिखों के क्या थे? गुरु थे। संकीर्तन प्रथा के जनक थे, संकीर्तन प्रथा के जनक कौन थे भारत में? तो संकीर्तन प्रथा के जो जनक थे वो क्या चैतन्य महाप्रभु थे, रसखान थे, सूरदास थे, या संत कबीर थे? तो संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे आपके चैतन्य महाप्रभु। अगला सवाल है 115, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, या बेंटिक, या लॉर्ड वेलेजली, या हेस्टिंग? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 3 जून 1947 को ही लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्र बने थे। कौन सी योजना के तहत? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947। अगला सवाल बहुत ही है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था ये? बाल गंगाधर तिलक। सबको पता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या कहूंगा, लेकर रहूंगा। अगला सवाल है, भारत निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ हुम ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या राजा राम मोहन राय ने की थी? तो सबको पता है कि एओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। और स्थान क्या था? मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम ने की थी। भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का सबसे पता है कि मानक समय क्या है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, 82.5 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय। राष्ट्रगीत को किसने लिखा? तो सबको पता है कि राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जबकि राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला क्वेश्चन पर्यावरण से, आपका एनवायरनमेंट से 120वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की
1992 में रियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर आयोजित संगोष्ठी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अर्थ सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन। तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? अर्थ सम्मेलन, जो कि 1992 में कहाँ होता है? रियो, रियो में आयोजित हुआ था पर्यावरण एवं विकास पर आयोजित संगोष्ठी। तो इसे किसके नाम से जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है। तो देखिए, जो आरबीआई है उसकी सहायक कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? राष्ट्रीय आवास बैंक, नाबार्ड, सिडबी या भारतीय रिजर्व नोट मुद्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी होगा इसका, कि कौन सी नहीं है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? वो क्या है? आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है कितनी है? 70.1% है, 69.0% या 74.4% है, या 84.4% है? तो कितनी थी? 74.4% है किसकी साक्षरता दर? भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना हुई आपके 12 अक्टूबर 1993 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई, और प्रत्येक साल मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ए है 25 अक्टूबर 1945, बी है 24 अक्टूबर 1945, सी है 23 अक्टूबर 1945, या डी 22 अक्टूबर 1945। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना हुई आपके 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई है? तो जो पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं क्या है कि भारत में क्या है? त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मतलब गाँव में जो आप देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है। मध्य स्तर पर क्षेत्र पंचायत स्तर होता है जिसका प्रमुख क्या होता है? प्रमुखी होता है। और तीसरे स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर क्या होता है? जिला पंचायत होता है जिसका अध्यक्ष कौन? जिला पंचायत जिसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थिति प्राप्त हुई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में क्या किया गया था? डाला गया था। और कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। भारत में जो पंचायती राज है वो किस जो समिति थी उसके अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। तो जो भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया वो बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसके आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। अगला सवाल है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कानून 2005 कब लागू किया गया था? तो जो महिलाओं के विरुद्ध जो ये हिंसक कानून था, मतलब महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा कानून है कि अगर महिलाओं के विरुद्ध कोई हिंसा होती है तो उसके उसके लिए जो कानून लाया गया 2005 में, तो ये कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था ये किया गया 26 अक्टूबर 2006 से। 26 अक्टूबर 2006 से ये क्या है? लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 अक्टूबर 2006 से ये भारत में लागू किया गया था। संविधान के किन संशोधन के द्वारा जीएसटी प्रस्तुत किया गया था? तो जीएसटी जो प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था आपके 100वें संविधान संशोधन 2015। भारतीय संविधान में 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015। तो उसके द्वारा जीएसटी क्या है? भारतीय
जो संसद है उसमें प्रस्तुत किया गया था। जो जीएसटी है वो किस समिति के आधार पर भारत में लागू किया गया था? वो थी केलकर समिति। केलकर समिति ने सबसे पहले कहा था कि भारत में एक ऐसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए। कैसा? जीएसटी जैसा टैक्स सिस्टम होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में किस समय कुछ मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है? अच्छा देखो, भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को क्या है, कभी कभी क्या स्थगित कर दिया जाता है। तो कब किया जाता है? जब कोई बाढ़ के समय, युद्ध के समय, चुनाव के समय, परीक्षाओं के समय। तो इसका सही आंसर है क्या है? बी है। यानी अगर भारत में कोई युद्ध होता है या भारत के किसी देश के साथ कोई युद्ध लग जाता है तो उसमें क्या है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। तो ये कहाँ है आपका? ये है आपके जोधपुर में। कहाँ है आपका? जोधपुर में जो है केंद्रीय मरुस्थल शोध संस्थान स्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नदियों के संगम पर नहीं बसा है? तो देखिए, देवप्रयाग, इलाहाबाद, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। तो इस चारों में से कोई ऑप्शन गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि देवप्रयाग किसके नदी के किनारे बसा है? गंगा। देवप्रयाग में ही क्या है, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है और यहीं से क्या कहलाती है वो? गंगा के नाम से जाना जाती है। प्रयागराज या इलाहाबाद में जो गंगा और जो यमुना है उन दोनों का संगम है। गंगा और यमुना का प्रयागराज में दोनों का संगम है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपको पता है कौन सी नदी किनारे? मंदाकिनी नदी के किनारे। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग में क्या है, केदारनाथ भी है और केदारनाथ कौन सी नदी किनारे? मंदाकिनी नदी किनारे। हरिद्वार, और हरिद्वार भी किसकी नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे हरिद्वार। तो यानी कि ये क्वेश्चन ही क्या था? गलत था। नदियों के संगम पर नहीं बसा है। चारों की चारों नदियों के संगम पर बसे हुए हैं। गोंड जनजाति किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो जो गोंड जनजाति है वो किस किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश की। तो गोंड जनजाति है वो मध्य प्रदेश की क्या है? प्रमुख जनजाति है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कटिक वृत्त? तो देखिए, जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको क्या कहते हैं? हम कर्क रेखा कहते हैं। कैसे? देखो, ये बीच में 0 डिग्री, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस वाले रेखा को कहते हैं हम कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसको कहते हैं हम मकर रेखा। और आर्कटिक वृत्त कहाँ पे होता है? 90 डिग्री में होता है, यहाँ। तो इसका सही आंसर क्या होना था? ए, यानी कि कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सबको पता है द हेग में है। और हॉलैंड को क्या कहा जाता है? नीदरलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड देश है, उसका दूसरा नाम क्या है? हॉलैंड भी है। उच्चतम न्यायालय में प्रथम मुस्लिम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? 134 क्वेश्चन। फातिमा बीबी को, फरजान अख्तर को, सैयद मारिया अजीज को या फौजिया रहमान को? तो आपने एक ही नाम इनमें सुन रखा होगा, उसका नाम क्या है? फातिमा बीबी, यानी कि ए, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय में प्रथम मुस्लिम महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। निम्नलिखित में से बाल अधिकारों के कार्यकर्ता हैं? कैलाश सत्यार्थी, आर एन मल्होत्रा, वी आर कुरियन या एच के गुप्ता? तो कैलाश सत्यार्थी का नाम सबको पता है। इन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शांति का। क्योंकि इन्होंने कहीं क्या है, जो मजदूर होते थे बच्चे या जिनके बच्चों का अधिकारों का हनन किया जाता था, इन्होंने इन्होंने क्या है, बहुत सारे बच्चों को क्या है, बचाया। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, नसीम जादी या टीएम कृष्णमाचारी? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, ग्लो 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्लो 500 जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कन्या भ्रूण हत्या के, या जनसंख्या नियंत्रण के, या अशिक्षा का उन्मूलन? तो किस में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण में दिया जाता है। कौन देता है? यूनिप देता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनिप का मुख्यालय कहाँ है? केनिया के नैरोबी में। केनिया के नैरोबी में जो है यूनिप का क्या है? मुख्यालय है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बुध को, पृथ्वी को, मंगल को या बृहस्पति को? तो किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है।
मंगल ग्रह कैसा ग्रह ग्रह है? एक लाल ग्रह है। तो नीला ग्रह कौन सा है? सबको पता है, पृथ्वी है। प्रोफेसर अमृत सेन किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। सबको पता है कि जो प्रोफेसर अमृत सेन है वो किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला सवाल है 140वां। आधुनिकीकरण एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है जिसमें समाज होता है अधिक खुला, अधिक स्तरीय, अधिक निकट या न्यून व्यवस्थित। तो देखिए, अगर मॉडर्नाइजेशन होगा, आधुनिकीकरण होगा, तो उसमें क्या होगा? जब नई नई गाड़ियां चलेगी, इंडस्ट्री खुलेगी, तो उसका मतलब क्या? आधुनिकीकरण हो रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है कि समाज क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा क्या, अधिक खुला हो जाता है। हो जाता है, वो यकीन हो जाता है कि सब घर से बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फैक्ट्रियों में काम करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा? समाज क्या हो जाएगा? खुला हो जाएगा। 141 क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग क्या है? आकबर ने, पेने ने, वेबर ने या मार्क्स मार्क्स ने? तो सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था आकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, सिक्किम में? तो सबको पता है कि जो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। और इससे कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है आपका चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, उत्तराखंड में। विकलांग व्यक्ति अधिनियम अस्तित्व में आया था 1992, 1993, 1994 और 1995। तो जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम था वो 1995 से क्या आया था? अस्तित्व में आया था। अभी एक नया एक्ट भी आया था, इसको थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तित कर दिया, उसका नाम हो गया है RPWD एक्ट, यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये जो आया अभी 2016 में आया। इसमें अब जो है टोटल जो डिसेबिलिटी डाली गई हैं वो 21 डिसेबिलिटी डाली गई हैं, पहले 6 या 7 थी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 या 28? तो सबको पता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। नाबार्ड का मतलब क्या है? तो देखो, नाबार्ड की इंग्लिश में फॉर्म आप देखेंगे तो क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर या रोड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रोड डेवलपमेंट। तो देखो, नाबार्ड क्या है? एक बैंक है, नेशनल बैंक है, किसका? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। क्या है? नाबार्ड है। तो सही आंसर क्या है? ए होगा। अगला क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई कितनी है? 180, 82, 84, 86? तो 182 है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का है गुजरात में, सबको पता ही है। अगला क्वेश्चन, भारत में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? नर्मदा घाटी से, शिवालिक पहाड़ियों से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या नीलगिरी पहाड़ियों से? तो जो सबसे भारत की सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता तो है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते थे। तो मानव के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? यहीं से मिले, सिंधु घाटी सभ्यता से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता संबंधी स्थल गुजरात में नहीं है? तो देखिए, धौलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, सुरकोटदा है, सुरकोटदा। तो धौलीवीरा भी कहाँ है? गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है, सुरकोटदा भी गुजरात में है। लेकिन कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। और यहीं से क्या मिली थी? काले रंग की चूड़ियां मिली थी हमें। हड़प्पा सभ्यता ही क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मगध, राजगिरा, गंधार, तक्षशिला, अवंती, उज्जैन, वस्त की श्रावस्ती? तो देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है? ये क्वेश्चन आ रखा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। उन 16 महाजनपदों में से ये 4 जनपद दे रखे हैं और उनकी राजधानी दे रखी है। 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन सा था? मगध था। और मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। बाद में कहाँ हो गई थी? पाटलिपुत्र हो गई थी। गांधार की क्या थी? तक्षशिला थी। अवंती की उज्जैन थी। और वत्स की कहाँ थी? कौशाम्बी नहीं थी, जबकि कहाँ थी? श्रावस्ती थी वस्त की। तो वत्स कहाँ थी? कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुषाण शासक नहीं है?
चेस्टन हुइस कनिष्क द्वितीय या वासुदेव? सबको पता है कि जो इसमें से वासुदेव था, ये वासुदेव कुषाण वंश का नहीं था, बल्कि किस वंश का था? ये था आपके कणव वंश का। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख एक लौह स्तंभ पर अंकित है? इलाहाबाद प्रशस्ति, जूनागढ़, मंदसौर या महरौली? तो महरौली का जो लौह स्तंभ से ऐसे ही याद कीजिए आप कि महरौली का लौह स्तंभ। तो जो महरौली में जो स्तंभ है वो कैसा है? लोहे का है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 81 में, 62 में, 63 में, 64 में? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किस किसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, ये दोनों थे, और एक और था, एक और मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। और किसके विरुद्ध लड़ा था इन्होंने? अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा किसने था? कैप्टन मुनरो ने लड़ा था, कैप्टन मुनरो। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। जब इस युद्ध में विजय हो गई थी तो उसके बाद किसकी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1765 में। इससे पहले अंग्रेजों और जो भारतीय थे उनके बीच एक युद्ध और हुआ था, उसका नाम क्या था? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 1757 में। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का नवाब शासक नहीं था? देखो, सफदरगंज तो जंग तो था, शुजाउद्दौला भी था, नजीबुद्दौला भी था, लेकिन असफुद्दौला नहीं था। तो अवध का नवाब कौन सा था? नहीं था, असफुद्दौला नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब जो इसका पार्ट भी है, जो बीएड में टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 400 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उसमें से 50 क्वेश्चन ये थे। जो अगला पार्ट है वो कल डाला जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके सारे पार्ट डाल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही है।